Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मैं श्रेष्ठ एक बार फिर से आप सभी का इस लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करता हूं। मैं वर्तमान समय में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान विभाग में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूं। हम लोग इस लेक्चर सीरीज़ में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से संबंधित विभिन्न विषयों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने इस लेक्चर सीरीज़ में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अर्थ, उसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, जस्टिस, पर्सनैलिटी जैसे विभिन्न विषयों के बारे में चर्चा की और यह जाना कि इन कॉन्सेप्ट्स का क्या अर्थ है तथा इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, इनके बारे में ज्ञान अर्जित करना, किस प्रकार हमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझने में, अपने एम्प्लॉइज़ की जो परफॉर्मेंस है उसे इम्प्रूव करने में तथा ओवरऑल हमारी ऑर्गेनाइजेशन की बेटर फंक्शनिंग में इनका क्या योगदान है, इसके विषय में हम लोगों ने अब तक विस्तृत रूप से चर्चा की। आज के इस लेक्चर में भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग यह जानेंगे कि किस प्रकार इमोशंस अर्थात संवेग हमारे वर्क प्लेस पर व्यक्तियों के, एम्प्लॉइज़ के तथा और अन्य सभी जो उससे जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनके व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करता है। हम देखेंगे कि इमोशंस का ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग में जो स्मूथ प्रोसेस है उसमें क्या योगदान है, किस प्रकार इमोशंस एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस, एम्प्लॉइज़ का बिहेवियर तथा एम्प्लॉइज़ की जो आउटकम्स हैं तथा एम्प्लॉइज़ का बाकी एम्प्लॉइज़ के साथ जो रिलेशनशिप है उसे किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो आज के इस लेक्चर का जो टाइटल है वह है अंडरस्टैंडिंग इमोशंस एट वर्क, अर्थात कार्यस्थल पर संवेग की ज्ञाप्ति या समझ। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम लोग सामान्य शब्दों में इमोशंस तथा उसके इम्पोर्टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोगों ने पिछले कुछ लेक्चर्स में जब हमने पर्सनैलिटी के कॉन्सेप्ट को समझा, ग्रुप बिहेवियर के कॉन्सेप्ट को समझा, जस्टिस के कॉन्सेप्ट को समझा, तो पाया कि जो ह्यूमन बिहेवियर है या ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स में जो एम्प्लॉइज़ का बिहेवियर है वह उनकी पर्सनैलिटी से, वह उनके एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सिचुएशंस से, वह उनके ग्रुप से, ग्रुप के इंटरेक्शन से, वह उनके जस्टिस के परसेप्शन जैसे विभिन्न कॉन्सेप्ट से प्रभावित होता है। लेकिन यहाँ अभी एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करता है, वह है इमोशंस। आप देखेंगे कि कई बार जब कोई व्यक्ति कोई व्यवहार करता है तो अन्य लोग या अन्य उससे जुड़े हुए व्यक्ति या वह व्यक्ति स्वयं यह कहता है
कि नहीं, यह इमोशंस में या इमोशंस के फ्लो में या इमोशंस के पीक पर या इमोशंस के कारण मुझसे यह व्यवहार हो गया। कॉमनली सामान्य परिस्थितियों में मैं इस प्रकार का व्यवहार नहीं करता हूँ, या अन्य व्यक्ति भी ये जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि यह व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार नहीं करता है, इसकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है, यह ग्रुप में इस तरह का ग्रुप बिहेवियर शो नहीं करता है। हो सकता है किसी कारणवश इमोशंस में आकर इसने इस तरह का व्यवहार कर दिया हो। तो यहाँ हम क्या समझ पा रहे हैं कि अब तक जो हमने यहाँ पर सीखा, डिस्कस किया कि पर्सनैलिटी का रोल है, सिचुएशंस का रोल है, जस्टिस का रोल है और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स का रोल है, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है जो इन सभी कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलकर व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित कर रहा है। और कई बार इसका जो रोल है वो अन्य जो फैक्टर्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनसे अधिक हो जाता है। अर्थात मेरी पर्सनैलिटी का ये पार्ट नहीं है, लेकिन चूँकि एक इमोशनल स्टेट में मैं था, ऐसा इमोशन जनरेट हुआ, उस इमोशन में आकर मैंने यह कार्य कर दिया। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि कई बार बाहर रोड पर किसी प्रकार का जब कोई एक्सीडेंट होता है तो उस समय कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी पर्सनैलिटी में एग्रेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर शो नहीं करता है, वह किसी के साथ कोई मारपीट नहीं करता है, किसी को हर्ट नहीं करता है, लेकिन चूँकि रोड पे उसने सडनली कोई ऐसा एक्सीडेंट देखा, ऐसा इवेंट उसके साथ हुआ जिससे उसके अंदर एक इमोशन जनरेट हुआ, एग्रेशन का इमोशन, एंगर का इमोशन, और उस एंगर के इमोशन के परिणाम स्वरूप उसने जो नेक्स्ट जब वो किसी व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट कर रहा था तो एग्रेशन का बिहेवियर शो किया। तो बाकी लोग जो उसे पहले से जानते हैं कह सकते हैं कि नहीं, तुम तो ऐसा व्यवहार नहीं करते हो, क्या हुआ? तो वो क्या जानना चाहते हैं कि ये इसकी जो अभी इमोशनल स्टेट है उसके पीछे कॉज क्या है जिसके कारण यह इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। तो यहाँ इन सभी चर्चा का जो अर्थ है वह यह है कि इमोशंस का भी हमारे बिहेवियर में एक महत्वपूर्ण योगदान है। और चूँकि हम इस लेक्चर सीरीज़ में उन सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को किसी भी प्रकार से प्रभावित कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में हम कह सकते हैं कि हम उन सभी कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, वो जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों के व्यवहार को प्रभावित या निर्धारित कर सकता है। तो यहाँ जब हम लोगों ने सामान्य शब्दों में इमोशंस के अर्थ को तथा उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझा, अब हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मल वे में यह समझने का प्रयास करते हैं कि इमोशंस क्या है। तो आगे की स्लाइड में हम देखते हैं कि इमोशंस के साथ कुछ और वर्ड्स भी लिखे हैं, जैसे मूड। मूड के बाद जो वर्ड मेंशन है वह है फीलिंग, उसके बाद इमोशंस। तो यहाँ इसका अर्थ हुआ कि ये जो तीनों वर्ड्स हैं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एसोसिएटेड हैं, अर्थात इनका जो मीनिंग है, इनका जो स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी हद तक समानताएं हैं। तो जब हम इमोशंस की बात करते हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं कि जब कोई हमारे साथ इवेंट हुआ या कोई स्टिमुलस हमारे सामने आया तो उस स्टिमुलस से जुड़ी हुई जो फीलिंग्स हैं, जो हमारे अंदर एक्सपीरियंसेस हुए फीलिंग के, वो क्या है, वो ही हमारे इमोशंस के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो इससे पहले हम क्या समझेंगे, मूड। मूड क्या है? मूड बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए जो हमारे अंदर
किसी भी स्टिमुलस या इवेंट की वजह से जो हमें फ़ील हुआ है, जो हमारे अंदर फीलिंग्स आई हैं, उसे हम कहते हैं मूड। तो मूड क्या है? बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए जो इसकी फीलिंग्स हैं उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम रहता है। तो आप देखते हैं कि मूड आपका बार बार चेंज होता रहता है, लेकिन इमोशंस के केस में ऐसा नहीं है। इमोशंस की जो स्थिति है, जो उसकी स्टेबिलिटी है, जो उसका टाइम का ड्यूरेशन है, वो मूड से अधिक है। तो इसी प्रकार से जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी ज़्यादा प्रभावकारी हैं। उसके बाद फीलिंग्स में भी हम लोग जो इवेंट हमारे साथ हुआ या जो स्टिमुलस हमें मिला, उसके लिए जो हमारे अंदर एक्सप्रेशंस हुए, एक्सपीरियंसेस हुए, जो हमने एक्सपीरियंस किया, वो क्या है? वो हमारी फीलिंग्स के रूप में परिवर्तित होता है। तो यहाँ इमोशंस को हम और किन किन नेचर या किन किन कैरेक्टरिस्टिक्स पर समझ सकते हैं, वह है यह किससे रिलेटेड है? किसी इवेंट या स्टिमुलस से। अर्थात जब आपके अंदर कोई इमोशन जनरेट हो रहा है, जो फीलिंग्स आपके अंदर आ रही हैं, वो किस प्रकार की आ रही हैं? क्या आपके सामने कोई स्टिमुलस आया है या ऐसा कोई इवेंट हुआ है जिसकी वजह से आपके अंदर जो इमोशंस हैं वो ओरिजिनेट हो रहे हैं। उदाहरण के लिए हो सकता है जहाँ पर आप खड़े हैं, सडनली आपके सामने से कोई चीज़ गुजरे, तो क्या है? उसको आपने देखा, उसने आपकी सेंसेस को स्टिमुलेट किया और वो जो ऑब्जेक्ट आपके सामने से गुजरा, उसकी वजह से आपके अंदर कुछ इमोशंस जनरेट हुए। हो सकता था जो चीज़ आपके सामने से गुजरी वो आप उसको बहुत पसंद करते हैं, तो उसकी वजह से आपके अंदर किस तरह का इमोशन जनरेट हुआ? जॉय का इमोशन जनरेट हुआ, एक्साइटमेंट का इमोशन जनरेट हुआ। हो सकता है जो आपके सामने से स्टिमुलस निकला या आपके सामने स्टिमुलस रखा गया, उसको लेकर आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो इमोशंस हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं। तो हो सकता है आपके अंदर एंगर का इमोशन जनरेट हुआ या आपके अंदर फियर का इमोशन जनरेट हुआ। लेकिन ये जितने भी इमोशंस हैं वो कब जनरेट हो रहे हैं? जब या तो प्रेजेंट में आपके सामने कोई इवेंट है या पास्ट में कोई इवेंट हुआ है या स्टिमुलस प्रेजेंट हुआ है। तो इस परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि जो इमोशंस हैं, तो जो उनके प्री डिटर्मिनेंट्स हैं उसमें क्या है? एक इवेंट या स्टिमुलस का होना आवश्यक है। उसके बाद सेकंड है अराउजल। तो इमोशंस हमें क्या करते हैं? वो हमारे अंदर अराउजल की स्टेट जनरेट करते हैं। तो यदि आप जैसे बैठे हैं, शांत हैं, सडनली आपके सामने कोई स्टिमुलस आया, तो क्या होगा? अब आप अराउजल की स्टेट में आ जाएंगे, आप एक्शन की स्टेट में आ जाएंगे। तो अगर आप बिल्कुल स्मूथ हैं, बैलेंस्ड कंडीशन में हैं, कोई भी इवेंट हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सामान्यतः कहीं जा रहे हैं, सडनली आपने देखा कि कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, तो वो क्या हुआ? इवेंट की तरह आपके सामने आया, उसमें किसी को चोट लग गई। तो अब क्या है? अब आपको जो इमोशंस हैं वो फील हो रहे हैं कि नहीं, शायद उसके साथ बुरा हुआ, उसको एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए था। या आपने देखा कि कोई बहुत रफ़ ड्राइविंग कर रहा था, उसके बाद सडनली आपने देखा कि कोई एक्सीडेंट हो गया, तो जो दूसरे वाला है उसको चोट लगी, तो आपके अंदर क्या इमोशन जनरेट हो रहा है? एंगर का। किसके लिए? देखो, मैंने अभी देखा था कि ये बहुत रफ़ ड्राइव कर रहा था। तो चूँकि आपके पास वो स्टिमुलस है, वो इन्फॉर्मेशन है, वो इवेंट हुआ, तो अब क्या है? आपके अंदर या तो दया की फीलिंग जनरेट हो रही है या एंगर की फीलिंग जनरेट हो रही है। तो ये सारी की सारी फीलिंग्स आपके किसी एक इवेंट या स्टिमुलस से जुड़ी हुई हैं और ये आपके अंदर अराउजल के स्टेट को जनरेट कर रही हैं। उसके बाद ये जो भी इमोशंस हैं, ये क्या करते हैं? ये हमारे अंदर साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस कैसे? जैसे सडनली कोई स्टिमुलस मेरे सामने आया और उसने बहुत तेज़ मेरे सामने ब्रेक लगाया, तो क्या हुआ? अब मेरे अंदर मेरी हार्ट बीट बढ़ने लगी, मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ने लगा, मेरी जो बॉडी है वो रिएक्शंस करने लगी। तो यहाँ पे क्या हुआ? चूँकि मैंने एक इमोशन एक्सपीरियंस किया, तो उस इमोशन को एक्सपीरियंस करने की वजह से मेरे अंदर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए,
उसी तरीके से मेरे अंदर साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। जब मैंने कोई इमोशन जनरेट किया तो उसकी वजह से जो मेरे परसेप्शन है, जो मेरे अंदर साइकोलॉजिकल मोटिवेशन, जो चेंजेस आए, जो मेरे अंदर कॉग्निटिव चेंजेस आए, तो हमारा इमोशन हमारे अंदर जैसे ही जनरेट होता है, हमारे अंदर कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल या दोनों तरह के चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करता है। उसके बाद एक्सप्रेशन, अर्थात जब हमारे अंदर कोई इमोशन जनरेट होता है तो बहुत कॉमनली क्या होता है, हम उसे एक्सप्रेस करते हैं। जैसे अगर मुझे खुशी का अनुभव हो रहा है तो मेरा फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि इमोशंस का फंक्शन ऐसा है। या अगर मुझे फियर होगा तो मेरे फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे। सिर्फ फेशियल ही नहीं, मेरे गेस्चर चेंज होंगे, मेरा काम करने का तरीका चेंज होगा। तो हो क्या रहा है कि जो इमोशन जनरेट होते हैं वो किसी भी तरीके से एक्सप्रेस होना चाहते हैं, मतलब वो आप शो होंगे। यदि आप उन्हें कंट्रोल ना करो, उन्हें रेगुलेट ना करो, तो जैसा इमोशनल स्टेट आपका है, जैसा आप परसीव कर रहे हैं, जैसा आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसी तरह के एक्सप्रेशंस आपकी बॉडी और आपके साइकोलॉजिकल आउटकम्स देने लगते हैं। वो क्या करेंगे? इमोशन एक्सपीरियंस होगा तो अब एक्सप्रेस भी होगा, एक्सप्रेस होने की कोशिश करेगा। आपने कंट्रोल किया, मैनेज किया, तो हो सकता है उसके एक्सप्रेशन के लेवल को, उसकी टाइमिंग को आप कुछ कंट्रोल करें, अदरवाइज़ वो एक्सप्रेस होगा। उसके बाद एक्शन ओरिएंटेड, ये जो इमोशंस हैं ये किसी ना किसी तरह के एक्शन को पुश करते हैं या किसी ना किसी तरह के एक्शन में एज ए कॉन्सिक्वेंस एक पार्टिसिपेट करते हैं। तो जैसे अगर मुझे एंगर का इमोशन हो रहा है तो अब क्या होगा, ये किसी ना किसी तरह के एक्शन को पुश करेगा। या मेरे अंदर अगर सरप्राइज़ का इमोशन जनरेट हो रहा है या सैडनेस का इमोशन जनरेट हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, मेरे स्पेसिफिक तरह के एक्शंस, रिएक्शंस और बिहेवियर को डिटरमाइन कर रहा है। तो इमोशंस का जो आउटकम होता है वो किस रूप में होता है? एक्शन के रूप में, रिएक्शंस के रूप में, रेस्पॉन्सेस के रूप में और ह्यूमन बिहेवियर के रूप में। तो यहाँ हम लोगों ने इस स्लाइड के माध्यम से इमोशंस के अर्थ को समझने का प्रयास किया और ये देखा कि इमोशंस किस तरीके से फंक्शन करते हैं और उनका हमारे बिहेवियर में किस प्रकार से योगदान निहित होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से बेसिक इमोशंस बताए गए हैं। तो लिटरेचर में डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट टाइप के बेसिक इमोशंस को बताया है। हम उनमें से जो कुछ एक बेसिक इमोशंस हैं उनकी चर्चा इस लेक्चर में कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक जो पहला बेसिक इमोशन बताया गया है। यहाँ बेसिक इमोशन का अर्थ है वो इमोशन जो अधिकतर लोग फील करते हैं, अधिकतर समय पर फील करते हैं। तो आप देखेंगे ये ऐसे इमोशंस हैं जो कॉमनली आप भी एक्सपीरियंस करते हैं और आप देखते हैं कि बाकी लोग भी इसी तरह के कॉमन एक्सपीरियंसेस आपको बताते हैं। तो जैसे पहला इसमें है फियर। तो फियर क्या क्या अर्थ है? जब हमारे अंदर किसी तरह का डर पैदा होता है। तो ये फियर के इमोशंस किस तरीके से जनरेट होते हैं? जब हमें लगे कि जो सामने इवेंट है या जो स्टिमुलस है वो थ्रेट है। तो यदि आपको लगता है कि जो स्टिमुलस है ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपको थ्रेट की फीलिंग आ रही है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में आप फियर का जो इमोशन है उसे एक्सपीरियंस करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर एक बंद कमरे में हैं और सडनली हमें कोई शेर, सांप या कोई ऐसा जानवर यहाँ पर दिख जाए या यहाँ पर छोड़ दिया जाए जिससे मुझे क्या लग रहा है, मुझे थ्रेट हो रहा है कि मुझे खा जाएगा या ये मुझे नुकसान पहुँचाएगा, तो अब क्या होगा? मेरे अंदर फियर का इमोशन जनरेट हो रहा है। ये तो बहुत स्पेसिफिक स्टिमुलस था। आप सामान्यतः जैसे यदि कोई चीज़ आपके सामने आई और आपको लगा कि नहीं ये मेरे लिए नुकसानदायक है, ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, तो आपके अंदर क्या फियर का इमोशन जनरेट हो रहा है। बहुत से लोगों के साथ भी आप देखेंगे कि यदि आप उनको देखते हैं तो आपके अंदर फियर का इमोशन जनरेट होता है।
आप रात को अंधेरे में कहीं जा रहे हैं, सडनली आपने कुछ आहट सुनी, कुछ ऐसा देखा कि कोई आ रहा है, तो आपको क्या लग रहा है? थ्रेट हो रहा है, डर लग रहा है कि नहीं, कुछ शायद ये हमारे साथ कुछ हमारा सामान ना छीन ले या हमें नुकसान ना पहुंचा दे। तो उस समय जो हमारी फीलिंग्स हैं, जिन्हें हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो किस इमोशन के में रूप में परिवर्तित होती हैं? वो आगे हमारे फियर के इमोशन के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। उसके बाद सैडनेस हम किस तरह के इमोशन को कहते हैं? वो चीज़ें जो हमारे अंदर ऐसे एक्सपीरियंसेस को जनरेट करती हैं जिन एक्सपीरियंसेस को हम नहीं फेस करना चाहते हैं। जैसे ऐसा कोई इवेंट हुआ हो जिससे आपका कोई लॉस हो गया हो, आपके घर में किसी की कोई इंजरी हो गई हो या किसी की डेथ हो गई हो या आप फेल हो गए हों, तो ये कौन से इवेंट है? ये वो स्टिमुलस या इवेंट हैं जिनका रीअकरेंस आप नहीं चाहते हैं, आपको नेगेटिव उसकी वजह से फीलिंग जनरेट हो रही हैं। तो इस तरह का जब आपके सामने स्टिमुलस या इवेंट होता है, तो आप किस तरह के इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं? सैडनेस के। उसके बाद एंगर किस तरह का इमोशन है? जब आपके सामने ऐसी कोई चीज़ हो जिसे आप चाहते हैं कि ये ना हो, लेकिन अब क्या है, अब आप कुछ कर नहीं पा रहे या आप करने की स्थिति में नहीं है। आप देखते हैं कि ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए, आपका परसेप्शन है, आपको लगता है कि समाज में इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने देखा कि सामने डिस्क्रिमिनेशन या इनजस्टिस का इंसिडेंस हो रहा है, तो आपके अंदर किस तरह का इमोशन अब जनरेट हुआ उनके लिए? एंगर का, क्योंकि आपको लगता है कि वो गलत कर रहे हैं। उसके बाद एन्जॉयमेंट, जो चीज़ आपको पसंद है, तो जब आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं, उसके साथ रहते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो आप कैसा इमोशन फील करते हैं? एन्जॉयमेंट का। तो आप देखिए कोई मूवी है, बहुत अच्छी है, आप उसे गए, देखे, पार्टी किए, घूमे, तो उस समय आपके अंदर किस तरह के इमोशंस जनरेट हो रहे हैं? एन्जॉयमेंट के। उसके बाद सरप्राइज़, जब सडनली कोई ऐसा इवेंट आ जाए या सडनली कुछ ऐसा हो जिसको आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है, आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपका अनुमान ऐसा नहीं है कि ये होने वाला है, लेकिन सडनली कोई इवेंट हुआ, कुछ बात हुई या ऐसी कोई चीज़ हुई जिसको आपको लगा कि अरे ये अचानक क्या हुआ, तो उससे जो आपके इमोशन जनरेट होते हैं उसे हम कहते हैं सरप्राइज़। लव, जब आपका अफेक्शन होगा, आप किसी को लाइक करेंगे, अफेक्शन होगा, आप किसी को पसंद करते हैं, तो उसके साथ जब आपके जो इमोशंस जनरेट होते हैं उसे हम कहते हैं लव। शेम का इमोशन, जब अगर हमने कुछ किया और हमें पता है कि वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, और मुझे लगे कि अब जो मैंने कर दिया यदि लोगों को पता चलेगा तो वो मुझे कहेंगे कि बताओ इन्होंने कितना गलत किया, तो इसके कारण जो मेरे अंदर अब मैं फीलिंग एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जो मैं इमोशन एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, उसे कहा जाता है शेम का इमोशन। क्योंकि ये क्या हुआ है, ऐसा कोई इंसिडेंस मैंने किया है या ऐसे किसी बिहेवियर में मेरा एंगेजमेंट रहा है, वो बिहेवियर, वो इंसिडेंस जो सोसाइटी में, जिस सोसाइटी का मैं पार्ट हूँ या जिस सोसाइटी में मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, एक्सेप्टेबल नहीं है, उसे गलत माना गया है। तो चूँकि मुझसे हो गया है और अब मेरे अंदर ये एक कॉन्सेप्ट है या मुझे ऐसा लग रहा है, परसेप्शन हो रहा है कि ये औरों को पता चल जाएगा, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे अंदर शेम के इमोशंस जनरेट हो रहे हैं। तो यहाँ हम लोगों ने इस स्लाइड में जो बेसिक इमोशंस हैं, जिन्हें हम लोग आम तौर पर सामान्यतः एक्सपीरियंस करते हैं और बाकी लोग भी जिन्हें एक्सपीरियंस करते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने इस स्लाइड पे चर्चा की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बेसिक इमोशंस के अतिरिक्त और किस किस तरह के स्पेसिफिक इमोशंस हो सकते हैं। तो एक और जो स्पेसिफिक तरह की कैटेगरी इमोशंस की बताई गई है, उसे कहा गया है मोरल इमोशंस। यहाँ पर मोरल इमोशंस का क्या अर्थ है? ये इस तरह के इमोशंस हैं जो आपको नैतिक निर्णय लेने में, एथिकल डिसीजंस, मोरल डिसीजंस लेने में, एथिकल या मोरल बिहेवियर शो करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
अर्थात मैं आगे कोई मोरल वर्क करूँगा या इमोरल करूँगा, मेरा डिसीज़न इमोरल होगा, अनैतिक होगा, लोगों के लिए नुकसान देगा, या वो समाज की जो मूल्य हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनके अनुसार होगा। इस तरह के जो मेरे व्यवहार हैं, उनको निर्धारित करने में ये जो इमोशंस हैं, ये आपकी मदद करते हैं। तो यदि इस तरह के इमोशंस आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इस तरह के इमोशंस जनरेट हो रहे हैं, तो क्या है, पॉसिबिलिटी है कि आप नैतिक, मोरल, एथिकल जो एक्टिविटीज़ हैं, एथिकल जो बिहेवियर्स हैं, डिसीजंस हैं, उनमें आपके एंगेजमेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हाई होगी। लेकिन यदि आप इस तरह के इमोशंस एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं या वो सप्रेस हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके अनएथिकल बिहेवियर में एंगेज होने की, डेविएंट बिहेवियर में एंगेज होने की, ऑर्गेनाइजेशन को जो चीज़ें नुकसान पहुंचा सकती हैं, जो अनैतिक हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के अकॉर्डिंगली, उनमें आपके एंगेजमेंट की जो पॉसिबिलिटी है वो कुछ बढ़ सकती है। तो रिसर्चेस में देखा गया है कि जो मोरल इमोशंस हैं, इनका मोरल डिसीजन मेकिंग और मोरल बिहेवियर में एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारी रिसर्चेस में ये देखा गया कि यदि आप इस तरह के मोरल इमोशंस को जनरेट करते हैं, तो उसके बाद जो व्यक्ति है, उसकी जो डिसीज़न लेने की जो क्षमता है, वो मोरलिटी की तरफ ज़्यादा इंगेज होती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि किन किन इमोशंस को हम लोग मोरल इमोशंस की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले लिखा है सोशल इमोशंस। क्यों? क्योंकि ये जो मोरल इमोशंस हैं, ये मोरालिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से ड्राइव होता है? सोसाइटी से। तो जो मोरल इमोशंस का कॉन्सेप्ट है, इसे लोगों ने सोशल इमोशंस के भी नाम से जाना, क्योंकि सोसाइटी में इसी तरह के बिहेवियर को हम एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये सोशल वैल्यूज़ और मोरल वैल्यूज़ के द्वारा ही निर्धारित होता है। अब हम लोग देखते हैं कि पहला जो इमोशन यहाँ पर मेंशन है, वह है शेम। शेम का क्या अर्थ है? जैसा अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया, शेम कब जनरेट होता है? जब कोई व्यक्ति किसी इस तरह के व्यवहार में एंगेज होता है जो उस सोसाइटी में जो नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनमें एक्सेप्टेबल नहीं है। अर्थात फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे किसी का कोई सामान चोरी कर लेना, या आप किसी एक शॉप पर गए और आपने कुछ सामान उठा लिया वहाँ से, या बहुत ही और छोटा सा इंसिडेंस, जैसे आपने किसी को 100 रुपीज़ दिए, 50 का आपने सामान लिया, लेकिन गलती से उसने आपको 150 रुपीज़ रिटर्न कर दिए, उसको लगा आपने 200 का नोट दिया है। तो आपको क्या पता चला कि सोसाइटी के जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो मोरल वैल्यूज़ हैं, उनके अकॉर्डिंगली मुझे जो एक्स्ट्रा पैसा मिला है वो मुझे उसे रिटर्न कर देना चाहिए, या मुझे किसी का सामान ऐसे नहीं उठा के लाना चाहिए था बिना पूछे, या मुझे किसी के कोई चीज़ चोरी नहीं करनी चाहिए थी। तो चूँकि मैंने इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, और अब मुझे क्या लग रहा है कि ये जो मेरे एंगेजमेंट हैं, ये बाकी लोगों को पता चल जाएंगे। तो चूँकि मेरे अंदर ये फ़ियर है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी लोगों को कहीं ये बात पता ना चल जाए, तो मुझे क्या इमोशन फ़ील हो रहा है? मुझे अब शेम का इमोशन फ़ील हो रहा है। एक छोटे सा एग्ज़ाम्पल से हम इसे समझते हैं कि माना हम किसी एक शॉपकीपर की शॉप पे गए, और वहाँ इसी तरीके से गलती से उसने आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट वापस कर दिया। आप वापस आए, अभी तक आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी को भी ये बात पता चलेगी, या आपने वहाँ से कोई छोटा सा सामान उठा लिया था, लेकिन आपके एक दोस्त ने फिर बताया कि उसकी शॉप पर जहाँ ये इंसिडेंस हुआ है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, और वो जो शॉपकीपर है वो बाद में अपने सीसीटीवी कैमरा में ये सारी चीज़ें देखता है कि दिन भर वहाँ पर क्या क्या हुआ। अब आपको क्या लग रहा है? अगर उसने देखा तो उसे पता चल जाएगा, उसे पता चल जाएगा तो अब वो बाकी लोगों को भी बता देगा। तो अब मेरे अंदर जो इमोशन का एक्सपीरियंस हो रहा है, वो क्या हो रहा है? शेम का। बताओ, सोसाइटी में सबको पता चलेगा, लोग क्या कहेंगे, या जब लोगों को पता चल जाएगा तो फिर मुझे शेम की फीलिंग आ रही है। उसके बाद सेकंड जो मोरल इमोशन है, वह है गिल्ट।
गिल्ट भी इसी प्रकार का इमोशंस है, लेकिन शेम और गिल्ट में जो मेजर डिफरेंस है वह है कि गिल्ट आपको इसलिए नहीं हो रहा है कि लोगों को पता चल जाएगा, आपको स्वयं अपने अंदर से लग रहा है कि आज मुझसे कुछ गलती हो गई, मुझे उसका सामान नहीं लेना चाहिए था, मुझे उसके एक्स्ट्रा जो पैसे मुझे मिले थे मुझे लौटा देने चाहिए थे, हमें इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ये वाला जो इमोशन है ये ज़्यादा इंटरनलाइज है, ज़्यादा अंदर से इंटरनली आपको ये फील हो रहा है। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, यहाँ आपके अपने खुद के जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो आपके एथिकल क्लाइमेट में जो आपका कल्चराइजेशन है उसके कारण, या जो आपकी अपनी पर्सनल इंडिविजुअल मॉरल वैल्यूज़ हैं उनके कारण अब आपको बुरा लग रहा है, आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं आपको करना चाहिए था। तो इस कंडीशन में जो इमोशन आपको जनरेट हो रहे हैं वो गिल्ट के इमोशन जनरेट हो रहे हैं। रिसर्चेस में ये बहुत अच्छे से प्रूव हुआ है कि यदि आपके अंदर गिल्ट के इमोशंस हैं तो आप नेक्स्ट टाइम या जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप इमोरल डिसीज़न मेकिंग में आप कम पार्टिसिपेट करते हैं, आपके मोरल डिसीजंस के लेने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। आप इसे एक और छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ व्यक्ति साथ मिलकर काम कर रहे हैं और किसी ने कोई काम किया लेकिन आपने उस काम का क्रेडिट ले लिया, जब ये बताना हुआ कि ये काम किसने किया है तो आपने बताया कि ये काम मैंने किया है, लेकिन आपकी जो मोरल वैल्यूज़ हैं वो कहती हैं कि आपको किसी दूसरे व्यक्ति का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। यह बात डिस्क्लोज तो नहीं हुई और आपको ये लगता भी है कि बात कभी पता नहीं चलेगी, लेकिन आपके अंदर से गिल्ट हो रहा है कि आपने उसके साथ इनजस्टिस किया, किसी और व्यक्ति का क्रेडिट था, उसके अप्रेजल में जाना चाहिए था, लेकिन आपने उसे अपने वर्क में ऐड ऑन करा लिया। तो यहाँ पे गिल्ट का इमोशन जनरेट हुआ। तो अब ये चांसेस हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में नेक्स्ट टाइम मैं किसी भी इस तरह के व्यवहार में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा जो किसी भी तरीके से इमोरल या अनएथिकल जो डेफिनेशन है उसमें कहीं फॉल करते हों। तो शेम और इमोशन के बाद जो शेम और गिल्ट के बाद जो नेक्स्ट इमोशन है वह है एम्पैथी। एम्पैथी का क्या अर्थ होता है? एम्पैथी का अर्थ है कि दूसरे व्यक्ति की जो परिस्थितियां हैं, जो परेशानियां हैं, जो उसकी स्टेट है, उसे आप उसके पर्सपेक्टिव से समझते हैं। पर्सपेक्टिव टेकिंग, आइडेंटिफिकेशन, अर्थात यदि आप एक बॉस हैं और एक दूसरा कर्मचारी है और वो आपसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहा है, उसके घर पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? एक पर्सपेक्टिव ये है कि आप उसे एज ए बॉस परसीव कर रहे हैं, उसके पर्सपेक्टिव को उसके पर्सपेक्टिव से, एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से नहीं समझ रहे हैं। किसके पर्सपेक्टिव से समझ रहे हैं? बॉस के पर्सपेक्टिव से। तो जब आप बॉस के पर्सपेक्टिव से समझते हैं तो जो रियलिटी है उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। एम्पैथी में क्या होगा कि यदि आप बॉस हैं और एम्प्लॉयज़ की कोई प्रॉब्लम है तो अब आप उसको एम्प्लॉयज़ के नज़रिए से देखते हैं। आप पहले अपने आप को एम्प्लॉयज़ से आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उसके पर्सपेक्टिव को समझते हैं। तब क्या होगा? आपके अंदर एम्पैथी जनरेट होगी। सिमिलरली ऐसा एम्प्लॉयज़ के साथ भी हो सकता है कि यदि बॉस के ऊपर कोई प्रेशर है, कोई असाइनमेंट है, उसे तुरंत देना है, उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आ रहे हैं, तो एम्प्लॉयज़ जब अपने बॉस की प्रॉब्लम समझना चाह रहा है तो वो सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव सोच रहा है, नहीं हम तो काम करते हैं, हम एम्प्लॉई हैं। तो वो क्या होगा? एम्पैथेटिक रेस्पॉन्स नहीं होगा। जब वो बॉस की सिचुएशन में जाके समझे, नहीं बॉस को भी बहुत काम है, उसके ऊपर भी बहुत फाइनेंशियल प्रेशर होते हैं, इस वजह से वो इस तरह के अभी डिसीज़न ले रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की जो पोजीशन है उस पोजीशन में पहुंचकर उसके पर्सपेक्टिव को समझते हुए हम किसी कंडीशन, इवेंट या स्टिमुलस का इवैल्यूएशन करते हैं। तो जो हमारे अंदर इमोशन जनरेट होते हैं हम उसे कहते हैं एम्पैथी। अब ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का क्या अर्थ है कि यदि कोई आपके लिए आपकी कुछ हेल्प करता है, आपका कोई कार्य करता है, तो आप कैसा इमोशन उसके लिए रखते हैं? ग्रेटिट्यूड का इमोशन रखते हैं। यदि मेरी किसी ने मदद की तो अब क्या है? मैं मानता हूँ कि उसने मेरे लिए बहुत मदद की, अब मैं उसके लिए रेस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड शो कर रहा हूँ। आगे
जब ये इवेंट ख़त्म हो जाए या उसके बाद भी कभी वो मुझे मिले तो मैं अपने ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो मेरी इमोशन है वो किस तरह का इमोशन है, ग्रेटिट्यूड का इमोशन है। तो यदि हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड का इमोशन होगा तो क्या होगा, हम लोग इमोरल एक्टिविटीज़ में कम पार्टिसिपेट करेंगे। किस प्रकार से, क्योंकि यदि हम देखेंगे तो समाज में बहुत चीज़ें, बहुत लोग, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो हमें कुछ ना कुछ देते रहते हैं। यदि हमारा उनके प्रति ग्रेटिट्यूड है तो क्या होगा, अब हम उन चीज़ों को रिपे करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी आपकी मदद की होगी। आप ऐसे ही एक कंडीशन में देखेंगे कि नहीं, अब जब मुझे परेशानी थी तब भी मेरी मदद हुई, तो अब मैं उस ग्रेटिट्यूड को वापस रिपे कर रहा हूँ। तो ग्रेटिट्यूड के इमोशन से भी जो इमोरल एक्टिविटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेशन की जो आपकी पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो कम होती चली जाती है। तो यहाँ हम लोगों ने इमोशंस के अर्थ को, बेसिक इमोशंस को तथा मोरल इमोशंस के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी एकत्र की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं जो हमें इमोशंस के अर्थ को तथा इमोशंस की फंक्शनिंग को समझने में मदद करती हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारे इमोशंस की थ्योरीज़ हैं, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ ही जो इमोशंस की थ्योरीज़ हैं उनके बारे में अपना डिस्कशन करेंगे। जब कभी इमोशंस पे कोई स्पेसिफ़िक आप हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे या आप अपनी हायर स्टडीज़ में देखेंगे इमोशंस को दोबारा, तो आप देखेंगे कि जो थ्योरीज़ आज हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अलावा भी और बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जो हमें इमोशंस की फंक्शनिंग और इमोशंस के आउटकम्स को समझने में मदद करती है। आज हम बस कुछ बेसिक थ्योरीज़ के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हमारी इमोशंस की थ्योरी है उसमें एक जो बेसिक और एक फर्स्ट थ्योरी है उसका नाम उसे दिया जेम्स लेंजे ने। इसीलिए इस थ्योरी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, जेम्स लेंजे थ्योरी ऑफ इमोशंस। अब इन लोगों ने किस तरह से अपने इमोशंस को या इमोशंस के एक्सप्रेशंस को डिस्क्राइब किया। इन लोगों का मानना है कि जो इमोशंस है उसमें जो फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस हैं उनका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यदि हमारे पास कोई इवेंट है या स्टिमुलस हमारे सामने आ रहा है तो हमारे अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे, और वो जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो ये डिटरमाइन करेंगे कि हम किस तरह का इमोशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो एक सीक्वेंस में चलेगा जिसमें फिजियोलॉजिकल बेसिस का बहुत ज़्यादा योगदान इन लोगों ने माना। तो इसमें इन लोगों ने क्या समझाया कि जैसे हमारे सामने कोई एक स्टिमुलस है, अब स्टिमुलस को हमने परसीव किया तो उसके बाद क्या होगा, हमारे अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे। अब ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस आगे क्या डिटरमाइन करेंगे, हमारा एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन, अर्थात हम किस तरह का इमोशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे कॉमनली आप बुक्स में यहाँ पर सांप के एग्जाम्पल से इस थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए पा सकते हैं। जैसे अगर आपने सांप को देखा तो आपको आपकी हार्ट बीट बढ़ी, या आप किसी भी तरीके का ऐसा कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आपने किसी एक चीज़ को देखा उसके बाद आपकी हार्ट बीट बढ़ गई, हार्ट बीट बढ़ी तो आपको क्या हुआ, आपको फियर का इमोशन हुआ। तो सीक्वेंस कैसे चला कि एक ऐसा स्टिमुलस जिसके अंदर आपको थ्रेट का फीलिंग हुआ, उसके बाद आपके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए, आपकी हार्ट बीट बढ़ी, आपकी सांसें चढ़ने लगीं, उसके बाद आपने एक स्पेसिफिक इमोशन को एक्सपीरियंस किया, क्या, जैसे फियर का इमोशन मैंने एक्सपीरियंस किया। तो ये क्या हुआ, ये फिजियोलॉजिकल बेसिस पर हम लोगों ने इमोशन के एक्सपीरियंस को जेम्स लेंजे की थ्योरी में समझा। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरी पर चलते हैं।
तो जो नेक्स्ट थ्योरी है इमोशन की वह है कैनन-बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन। ये थ्योरी इन दोनों ने दी थी, इसीलिए इस थ्योरी को हम लोग कैनन-बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशंस के नाम से जानते हैं। कैनन-बार्ड ने भी कहा कि जो फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस हैं, फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, वो इम्पॉर्टेंट हैं। जब हमारे सामने कोई स्टिमुलस आता है या कोई इवेंट होता है तो उसके बाद हमारे अंदर फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ में कहा कि वो जो फिजियोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस हैं या चेंजेस हैं, रिएक्शन है, वो क्या करते हैं, उनके साथ साथ ही हम इमोशंस को एक्सपीरियंस भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो दोनों चीज़ें हो रही हैं साइमल्टेनियसली हो रही हैं। जेम्स लेंज ने क्या कहा था, सीक्वेंस में स्टिमुलस, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस और उसके बाद इमोशंस का एक्सपीरियंस। यहाँ उन्होंने उसमें क्या मॉडिफिकेशन किया कि ये जो दोनों इवेंट हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, रेस्पॉन्सेस और एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन, ये साइमल्टेनियसली चल रहा है। दोनों डिफरेंट एंटिटी हैं, डिफरेंट इवेंट हैं, लेकिन ये दोनों एक साथ ऑकर कर रहे हैं। तो ये थियरी किस तरीके से एक्सप्लेन होगी, स्टिमुलस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस और एक्सपीरियंस ऑफ इमोशंस। हालांकि उन्होंने क्लियरली कहा कि ये दोनों इवेंट डिफरेंट हैं, लेकिन अकर कब हो रहे हैं, ये किस तरीके से सामने आ रहे हैं, दोनों एक साथ अकर हो रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरी के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो थ्योरी है स्केचर और सिंगर, इन लोगों ने दी। तो इस थ्योरी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्केचर एंड सिंगर थ्योरी ऑफ इमोशंस। इस थ्योरी में इन लोगों ने क्या किया, इस थ्योरी में इन लोगों ने जो पहली जो दो थ्योरीज हैं उनमें कुछ एक्सप्लेनेशन को ऐड किया। ये थ्योरी किस तरीके से इमोशंस को एक्सप्लेन करती है, जैसे स्टिमुलस दोनों में कॉमन है। यहाँ पर ये कह रही है कि फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस हैं वो हैपन होंगे, ओकर होंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ है। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं या स्टिमुलस है, ये सब चीज़ें कहाँ हो रही हैं, किसी कॉन्टेक्स्ट में, किसी एनवायरनमेंट में हो रही हैं। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस, अब इसमें क्या एक चीज़ ऐड होगी, अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसमें ऐड होंगे। और अब ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, एक कॉग्निटिव लेबलिंग का काम करेंगे। ये दोनों अब इस इवेंट में कॉग्निटिव लेबल देंगे। और उसके बाद हम लोग एक स्पेसिफिक तरह का इमोशन एक्सपीरियंस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि पहले हम लोगों ने जो सीक्वेंस में देखा, उसके बाद हमने देखा वो इमोशन और फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस हैं वो एक साथ अकर कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसमें एक और न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड की। क्या कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस के साथ साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, और उन दोनों के इंटरेक्शन से आप क्या करते हैं, कॉग्निटिव लेबलिंग, कि क्या है एक्चुअली में, उसे लेबल करते हैं। उसके बाद आप इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे यदि कोई अभी बहुत तेज़ बाहर से भाग के आ रहा हो, और उसके बाद आपने देखा नहीं जो फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज हैं वो किस तरह के, हार्ट बीट बढ़ी है, और जो उसकी बॉडी है, थकान हो रही है, पसीने आ रहे हैं, तो आप क्या समझ सकते हैं, जब तक मैं एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट को स्कैन ना करूं और उसके बाद ये कॉग्निटिव लेबलिंग ना करूं कि नहीं ठीक है, कोई फियर नहीं है, तो अगर मैंने ये उस स्टिमुलस को लेबल किया कि ओके नहीं ये थ्रेट है, तो मुझे कैसा एक्सपीरियंस होगा, फियर का इमोशन एक्सपीरियंस होगा। लेकिन अगर मैं कॉग्निटिव लेबलिंग में ये इस्टेब्लिश करूं, ये लेबल दूं कि नहीं फियर नहीं है, थ्रेट नहीं है, तो मुझे एक डिफरेंट तरह का इमोशन एक्सपीरियंस होगा।
तो यहाँ इन्होंने फिजियोलॉजिकल चेंजेस के साथ साथ कॉग्निटिव लेबलिंग के भी जो कॉन्सेप्ट है उसके इम्पोर्टेंस को इमोशंस के एक्सपीरियंस में इनकॉर्पोरेट किया। तो अब इन थ्योरीज़ को हम समझने के बाद आगे देखते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या निर्धारित करने में हमारी हेल्प करते हैं, इमोशंस को निर्धारित करने में, कि हम कैसा इमोशन एक्सपीरियंस करेंगे और किस मैग्नीट्यूड में इमोशंस को एक्सपीरियंस करेंगे। तो इसमें एक जो पहला है वह है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का क्या अर्थ है और ये किस प्रकार हमारे बिहेवियर्स को निर्धारित करता है, यह हमने लास्ट के लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस किया। तो अब यहाँ पे पर्सनैलिटी कैसी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी जो पर्सनैलिटी है बहुत असर्टिव है, अब अगर मेरे सामने कोई स्टिमुलस आया तो हो सकता है मेरी पर्सनैलिटी के कंपोनेंट की वजह से मैं एक डिफरेंट तरह का इमोशन एक्सपीरियंस करूं। लेकिन अगर मेरी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है तो हो सकता है अब मैं फियर का इमोशन एक्सपीरियंस करूं, या ओपननेस टू न्यू एक्सपीरियंसेस। मुझे नई नई चीज़ों को देखने में, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने में अच्छा लगता है। तो उसके लिए क्या है कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो मैंने पहले नहीं देखी, तो उसके लिए जो मेरा इमोशन है वो कैसा हो सकता है कि मैं उसे एंजॉय करूं। क्यों? क्योंकि मेरी ये पर्सनैलिटी है। लेकिन अब मेरी कैसी पर्सनैलिटी है कि इमोशनल जो मेरी पर्सनैलिटी है, इनस्टेबिलिटी है। बहुत सैडनेस मुझे रहता है, मैं डिप्रेसिव रहता हूँ, मेरे रिएक्शंस बहुत लो रहते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है, मैं एक डिफरेंट तरह के जो स्टिमुलस हैं उनको अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली वो जो इमोशंस हैं उन्हें एक्सपीरियंस करूँगा। उसके साथ साथ टाइम का अर्थ है कि जो मॉर्निंग है, वीक में कौन सा डे है। तो आप देखेंगे कि सुबह मॉर्निंग में अगर कोई चीज़ आप देखते हैं या कुछ इवेंट आपके साथ होता है तो आप एक अलग तरह का इमोशन एक्सपीरियंस करते हैं। वीक डेज़ में भी कि वीक का कौन सा डे है। तो जो टाइम है वो आपके इमोशंस के एक्सपीरियंसेस को डिटरमाइन करने में, निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसके साथ साथ स्ट्रेस, अगर आप स्ट्रेस में हैं तो क्या है, देखिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि उस समय आप नेगेटिव इमोशंस को ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा आपको थकान हो रही है, तब आपके सामने अगर कोई कॉमन स्टिमुलस भी आएगा तब भी आप उसको नेगेटिवली इवैल्यूएट कर रहे हैं, नेगेटिवली एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कारण स्टिमुलस नहीं, कारण आपके अंदर का स्ट्रेस, क्योंकि आप उस समय स्ट्रेस की स्टेट में हैं। उसके साथ साथ वेदर, तो आप देखेंगे कि यदि बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, तो इससे भी आपके इमोशनल एक्सपीरियंसेस चेंज होते हैं। आप बहुत स्मूथ एनवायरनमेंट में हैं, वेदर बहुत सूदिंग है, तो उस समय आपको इन्जॉयमेंट की फीलिंग हो रही है, उसी चीज़ को देख के आपको इन्जॉय हो रहा है। लेकिन अभी बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो उस कंडीशन में क्या है, वही स्टिमुलस है लेकिन अब आप इन्जॉय नहीं कर रहे। तो आप देखिए टूरिस्ट प्लेस पे अधिकतर आप किस तरह का वेदर प्रेफर करते हैं, कहाँ इन्जॉय करना प्रेफर करते हैं, जो वेदर सूदिंग हो या वो वेदर जिसको आप प्रेफर कर रहे हो। तो आपका वेदर आपके इमोशंस के एक्सपीरियंसेस को प्रभावित करता है। एज भी एक ऐसा फैक्टर है जो आपके इमोशंस के एक्सपीरियंसेस को प्रभावित करता चला जाता है। तो आप देखेंगे कि कई बार एज बढ़ने के साथ साथ जो आपके स्पेसिफिक तरह के इमोशंस का एक्सपीरियंस है वो बदलता चला जाता है। कई बार जब आप यंग एज में रहते हैं तो आपके इमोशंस के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हैं, लेकिन एज बढ़ने के साथ साथ अब आपके जो इमोशंस के एक्सपीरियंसेस हैं वो कई बार बदलते जाते हैं। कई बार मैच्योरिटी, लर्निंग, इनके कारण भी, और कई बार सिर्फ एक एज ही सफिशिएंट होता है इमोशंस के एक्सपीरियंसेस को डिटरमाइन करने के लिए। जेंडर, जिस तरीके से हमने देखा कि जो हमारे इमोशंस हैं उसमें हमारे फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस का या फिजियोलॉजिकल चेंजेस का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो जेंडर में भी हम देखते हैं कि हमारे जो ग्लैंड्स हैं उनका जो सिक्रेशन है और जो हमारे फिजियोलॉजिकल बेसिस हैं वो जेंडर में डिफरेंट होते हैं। उसके साथ साथ हमारी सोसाइटी में जो जेंडर के रोल हैं वो भी डिफरेंट हैं। तो हमारा कल्चर, हमारे सोशल रूल्स, हमारे बायोलॉजिकल कॉजेज़ मिलकर जेंडर को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इस्टेब्लिश करते हैं जो कि हमारे इमोशंस के एक्सपीरियंसेस में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
उसके बाद स्लीप, यदि आपने प्रॉपरली स्लीप ना ली हो या आपको स्लीप डिप्राइव्ड किया गया हो, तो इस कंडीशन में ये जो स्लीप है एक फैक्टर के रूप में आपके इमोशंस को एक्सपीरियंस करने में अपनी भूमिका अदा करता है। उसके साथ साथ सोशल कॉन्टेक्स्ट, जिस तरीके से सोशल कल्चर, सोशल रूल आपके इमोशंस को एक्सपीरियंस करने में आपकी मदद करते हैं, उसी तरह से सोशल कॉन्टेक्स्ट भी आपके इमोशंस को एक्सपीरियंस करने में, डिटरमाइन करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो आप देखेंगे कि आपके इमोशंस इस तरीके से चेंज होते हैं कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में हैं, आप कहाँ पर हैं, कौन कौन आपके पास है, कौन कौन आपके पास खड़ा है। अगर आप एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हैं, सोशल कॉन्टेक्स्ट में, तो हो सकता है वही स्टिमुलस आपको इरिटेट करे, आपको एंगर का इमोशन जनरेट करे। लेकिन वो सोशल कॉन्सेप्ट, सोशल कॉन्टेक्स्ट अगर चेंज हो जाए तो उस समय वही स्टिमुलस आपको एन्जॉयमेंट दे। जैसे कई बार आप देखेंगे कि जो माता पिता हैं वो एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में बच्चे के उसी व्यवहार से इरिटेट और एंगर का इमोशन शो करते हैं, लेकिन जब वो बच्चा आपकी फैमिली में, अपने घर में उसी तरह का व्यवहार करता है तो कई बार आप उसे एंजॉय करते हैं। तो एक्चुअली स्टिमुलस, बच्चा चेंज नहीं हुआ, क्या चेंज हुआ, वो कॉन्टेक्स्ट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो इंटरप्रिटेशन है जो आपके इमोशंस के एक्सपीरियंस को डिटरमाइन कर रही है। तो इस प्रकार से सोशल कॉन्टेक्स्ट का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे इमोशंस को एक्सपीरियंस करने में, चाहे वो सोशल कॉन्टेक्स्ट हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट हो। तो यहाँ हम लोगों ने उस टॉपिक्स के बारे में चर्चा की, उन फैक्टर्स के बारे में चर्चा की जो हमारे इमोशंस के एक्सपीरियंस को प्रभावित करते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इमोशन या इमोशंस का हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो योगदान है उसमें किस किस तरह के और कॉन्सेप्ट हैं, या किस तरीके से ये इमोशंस हमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में और हमारे रोल्स को, हमारी फंक्शनिंग को प्रभावित करते हैं। तो इसमें एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वह है इमोशनल लेबर। अब तक हम लोगों ने देखा होगा कि हम कैसे करते हैं, फ़िज़िकल लेबर करते हैं। क्या किए कि हमने जाके फ़िज़िकल लेबर की, श्रम का योगदान किया। काम कैसे करते हैं हम लोग, अपने हाथ पैर से ज़्यादा अपनी स्किल्स से। अगर मुझे कोई चीज़ आती है तो मैंने उसमें काम किया। हम इंटेलेक्चुअल लेवल पर लेबर करते हैं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है इमोशनल लेबर का, ये निर्धारित कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग अपने इंटेलेक्चुअल्स को कैपेसिटीज़, अपनी कॉग्निटिव कैपेसिटीज़, अपनी फ़िज़िकल कैपेसिटीज़ ही नहीं, उसके साथ साथ अपने इमोशनल कैपेसिटीज़ से भी मेहनत करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग में अपना योगदान अदा करते हैं। तो इमोशनल लेबर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें पहले दो कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। एक होगा फेल्ट इमोशंस, अर्थात वो इमोशंस जो मैं फील कर रहा हूँ। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, डिस्प्लेड इमोशन, अर्थात वो इमोशन जो मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो आप देखिए क्या हुआ, एक इवेंट हुआ या एक स्टिमुलस आया, उस इवेंट या स्टिमुलस के होने से जो मेरा एम्प्लॉई है उसने वो परसीव किया, उसके बाद उसने इमोशंस को फेल्ट किया, फील किया, लेकिन अब उसने एक डिफरेंट तरह के इमोशंस जनरेट किए, शो किए, रेस्पॉन्स दिया। यहाँ पर उसने एक लेबर की, एक मेहनत की, अपने फेल्ट इमोशंस को ट्रांसफॉर्म करने में, किस तरह के डिस्प्लेड इमोशंस। और ये डिस्प्लेड इमोशंस कैसे होते हैं, जो उस ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेक्टेड हैं। अब उसने इमोशन फील कुछ और किया, डिस्प्ले कुछ और किया। अब ये जो मेहनत हुई है इसे हम लोग कह रहे हैं इमोशनल लेबर। तो आप देखते हैं जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में नर्स हैं या जो डेस्क पे जो लोग बाहर काम करते हैं, जिनका कस्टमर के साथ 1 to वे डेली इंटरेक्शन होता है, वो लोग, आप उनसे किसी भी तरीके से बात कीजिए, उनके साथ मिसबिहेव भी कर दीजिए, तब भी वो एक लंबी कंडीशन तक, एक लंबे एक्सटेंड तक आपसे हंस के बात करेंगे, आपसे डिस्कशन करेंगे, और उनके फेशियल एक्सप्रेशन या डिस्प्लेड इमोशन से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो आपसे इरिटेट हो रहे हैं
या आपको चाहते हैं कहना कि नहीं अब तुम जाओ, तुम समझ नहीं पा रहे हो, वो नहीं कहेंगे ऐसा। वो अपनी इमोशनल लेबर के थ्रू उस तरह का इमोशन जनरेट करेंगे, उस तरह का इमोशन डिस्प्ले करेंगे जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन में डिज़ायरेबल है, उस रोल में डिज़ायरेबल है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग, उसकी इमेज के लिए अच्छा है। तो कस्टमर केयर पर आप देखिए, बात कीजिए, या बैंक्स में भी आप चाहिए कई बार बात कीजिए तो आप उसको बार बार कोई क्वेश्चन पूछेंगे, बार बार आप कुछ डिस्कशन करेंगे तो वो इरिटेट हो रहा है, उसका फेल्ट इमोशन अलग है, फीलिंग अलग है। अब वो डिस्प्ले क्या कर रहा है, नहीं आप हमारे लिए, आप हमारे बहुत महत्वपूर्ण ग्राहक हैं, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने जो हमें सजेशन दिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये पूरे का पूरा जो सर्किल है, इसे हम लोग इमोशनल लेबर के कॉन्सेप्ट की भांति समझ सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह है अफेक्टिव इवेंट थ्योरी। अफेक्टिव इवेंट थ्योरी क्या कहती है कि जब भी कोई हमारे सामने इवेंट या स्टिमुलस होता है तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या करते हैं, उसमें कोई रिएक्शन देते हैं। अब ये जो रिएक्शन है ये क्या कर रहा है, ये रिएक्शन किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये उसकी परफॉर्मेंस को और उसके सेटिस्फैक्शन को प्रभावित कर रहा है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये किस थ्योरी के द्वारा हमें जानकारी मिल रही है, अफेक्टिव इवेंट थ्योरी के द्वारा। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वह है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों इम्पॉर्टेंट है? इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो बेसिक रूट है वो आप पाएंगे सोशल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट में। सोशल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट थॉर्नडाइक द्वारा बहुत समय पहले दिया गया। जब हम लोग इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, उसमें देख रहे थे कि कुछ लोगों के पास मैथमेटिकल एबिलिटी है, कुछ लोगों के पास कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी है, तो उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कि एक इंटेलिजेंस का ऐसा टाइप होता है जो यह हेल्प करता है समझने में कि जो सोशल रिलेशंस हैं, सोशल कॉन्टेक्स्ट है, उसमें हमें किस तरह का बिहेवियर करना है, उसमें किस तरह के रेस्पॉन्स करने हैं। तो जो सोशल इंटेलिजेंस थी वो हमारे सोशल कॉन्टेक्स्ट और उससे रिलेटेड कंपोनेंट्स पर निर्धारित थी। उसी कॉन्सेप्ट को आगे यूज़ करते हुए यहाँ पर सैलोवी और मायर्स ने इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को दिया, प्रपोज किया। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो पॉपुलराइज हुआ गोलमैन के वर्क से। गोलमैन की कार्य से, उसके वर्क से इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ। और अब इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट, स्कूल सेटिंग और डिफरेंट सोसाइटी में डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में अब हम इमोशनल इंटेलिजेंस के इस कॉन्सेप्ट के यूटिलिटी और महत्व को समझते हुए इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, समझते हैं और रिसर्च करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है यह क्या कॉमनली आपको बताता है? यह कॉमनली हमको बताता है कि किस प्रकार से हम इमोशंस को परसीव कर रहे हैं, मतलब परसेप्शन ऑफ इमोशंस, किस किस के इमोशन, अपने और दूसरे के, सेल्फ एंड अदर्स। परसीव करना सेकेंड स्टेज क्या है इसमें। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस का क्या अर्थ है कि हम इमोशंस का जो रियल मीनिंग है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। इमोशंस का क्या अर्थ है, जो इमोशन हम फील कर रहे हैं वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशन। जो थर्ड है मैनेजिंग और रेगुलेटिंग इमोशंस। मैनेजिंग और रेगुलेटिंग इमोशंस का क्या अर्थ है कि जो हमारे इमोशंस हैं हम उसे किस प्रकार से रेगुलेट कर रहे हैं, किस प्रकार से चेंज कर रहे हैं ताकि वो एक अप्रोप्रिएट रिएक्शंस हों। लेकिन
अगर हमारा जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो लो है तो क्या होगा कि हम जो इमोशंस हैं उन्हें या तो ठीक से परसीव नहीं कर पाएंगे, या जो उनका रियल मीनिंग है, जो रियल उसका एक्सप्लेनेशन है, उसे हम नहीं समझ पाएंगे, और हमारे जो इमोशंस हैं उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा, हम रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, जो हमारा बिहेवियर है वो बहुत अप्रोप्रिएट नहीं होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग के लिए अपना योगदान नहीं देगा, बल्कि उसकी जो फंक्शनिंग है उसे डिस्टर्ब करेगा। लेकिन यदि हम इमोशनली इंटेलिजेंट है तो क्या होगा, हम अपने इमोशंस को, दूसरे के इमोशंस को ठीक से परसीव कर पाएंगे, उसका क्या अर्थ है उसे समझ पाएंगे, तथा जो हमारे इमोशंस हैं उनका जो एक्सप्रेशन है, जो उनके आउटकम्स हैं, उनको रेगुलेट, मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क है, जो उसकी फंक्शनिंग है, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, वो प्रॉपरली होगी। तो यहाँ आज के लेक्चर में हम लोगों ने इमोशंस के अर्थ को समझा, इमोशंस की थेरीज़ के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। हमने देखा वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इमोशंस को निर्धारित करते हैं, तथा उसके बाद हम लोगों ने इमोशनल लेबर, अफेक्टिव इवेंट थ्योरी तथा इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट के बारे में भी संक्षिप्त में चर्चा की। तो आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के लेक्चर्स में हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से संबंधित अन्य विषयों पर अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। आज के इस लेक्चर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।